मैंने लेसन 1 शुरू किया था आप लोगों का विज्ञान मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो उसमें मैंने थोड़ी चीज़ें बताई थी, अब उसकी आगे का आज तो है हम लोगों का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। तो विज्ञान क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है, कल वाले वीडियो में मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दिया था। तो किस तरह से विज्ञान के नियमों का प्रयोग करके इंसान ने अलग अलग साधन बनाए, अलग अलग वस्तुओं का निर्माण किया, जिसकी वजह से हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, जिससे हमारी जो ज़िंदगी है, जो जीवन है, वो बहुत ही ज़्यादा सुखमय आरामदायक हो गया है। तो अब उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों में किन किन चीज़ों का निर्माण हुआ है, जिससे हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योग धंधों में किस तरह से मशीनों का निर्माण होने के कारण वस्तुओं का अधिक से अधिक मात्रा में निर्माण होने लगा, जिसकी वजह से हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा उससे प्रभावित हुआ है। जैसे कि इसमें बड़ी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी मशीनों तक हर प्रकार की मशीनें, छोटी मशीनें, बड़ी मशीनें, बड़ी मशीनों का निर्माण, फिर लड़ाकू विमान, ये सारी चीज़ें जो होती हैं किसी न किसी कारखाने में, मिल में, फैक्ट्री में बनती होंगी। तो इन सारी चीज़ों का निर्माण हुआ। युद्धपोत, पनडुब्बी, पनडुब्बी का निर्माण, विविध प्रक्षेपास्त्र, ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे युद्ध के समय में जब काम में आते हैं औजार, तो तब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। विविध प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र का मतलब प्रक्षेप करने वाला अस्त्र, यानी कि फेंक कर मारने वाला जो अस्त्र होता है वो प्रक्षेपास्त्र। उसके बाद विमान भेदी तोपें, विमान भेदी तोपें, यानी कि इतने बड़े बड़े तोप जो कि विमान को भी भेद सकते हैं। विमान पर अगर निशाना लगा के और उस पर जो है अटैक करेंगे तो विमान भी पूरा उड़ सकता है, उससे खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा वो। टैंक आदि के निर्माण हुए। हाँ, तो इन सब का तो प्रयोग होता है हमारी रक्षा के क्षेत्र में, मतलब हमारे देश की सीमाओं पर जो हमारे जवान होते हैं, रक्षक होते हैं, उनके पास ये सब हथियार मौजूद होते हैं, जिससे अगर कोई विदेशी आतंकवादी जो इस तरह की शक्तियाँ होती हैं, वो अगर हम पर अटैक करती हैं, हमारे देश की सीमा में घुसने की कोशिश करती हैं, तो इन सब औजारों का प्रयोग करके उन्हें नष्ट किया जाता है, रोका जाता है। फिर है और हमारे जो दैनिक जीवन में उपयोग होता है, तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये तो कुछ उदाहरण है। मतलब इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें जिसका कि हम लोग प्रयोग करते हैं। टेलीविज़न, टेलीविज़न मतलब टीवी, टेलीविज़न मतलब टीवी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। टी से टेली, वी से विज़न, ठीक है। हिंदी में उसको बोलते हैं दूरदर्शन। तो ये सब इन सब चीज़ों का मतलब कि औद्योगिक क्रांति जब हुई तो उसके अंतर्गत इन चीज़ों का निर्माण किया गया, जिससे कि हमारे जीवन स्तर में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। फिर है जन संचार क्षेत्र में क्रांति। सेकेंड है हमारा जनसंचार क्षेत्र में क्रांति। जनसंचार मतलब कि संचार मतलब कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अगर कोई सूचना पहुंचानी है तो वो किस माध्यम से पहुंचाएंगे। तो पहले मैंने कल बताया था आप लोगों को थोड़ा सा इस बारे में कि अगर किसी को एक दूसरे का हालचाल लेना होता था या एक दूसरे के बारे में कुछ जानना समझना होता था तो सब लोग पत्र लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, उसको फिर डाक के माध्यम से भेजते थे। वो बड़ी लंबी प्रोसेस होती थी, कई दिनों में चिट्ठी पहुंचती थी, तब हालचाल पता चलता था, तब उसके बाद फिर वहाँ से वो लोग रिप्लाई करते थे, तो फिर वो और समय लगता था। लेकिन अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि टेलीफोन का आविष्कार हुआ।
टेलीफोन के बाद में भी फिर मोबाइल का आविष्कार हुआ। तो इस तरह से ये नई नई चीज़ें जैसे जनसंचार के क्षेत्र में मतलब कि जो एक दूसरे के पास सूचनाएं पहुंचाने वाली जो तकनीकी होती है वो इतनी ज़्यादा विकसित हो गई कुछ ही समय में, बहुत ही कम समय में इसका जो है विकास बहुत ही तेज़ी से हुआ है। तो इसमें जो है सबसे पहले तो मोबाइल हो गया, मोबाइल का निर्माण, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीफोन, उसके अलावा क्या है, कंप्यूटर, लैपटॉप, इसी तरह का कंप्यूटर का और भी अधिक मतलब और अच्छा वर्जन लैपटॉप, जो कंप्यूटर में जो चीज़ें होती हैं लैपटॉप में ही वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा और भी ढेर सारी चीज़ें, जैसे पहले क्या होता था, कंप्यूटर होता था वो बड़ा सा टीवी स्क्रीन की तरह वो मॉनिटर उसका होता था, फिर सीपीयू होता था, फिर कीबोर्ड होता था अलग से, फिर उसमें माउस, तो कई सारी चीज़ें होती थी और वो बहुत ज़्यादा जगह भी घेरता था। लेकिन लैपटॉप क्या है, लैपटॉप जो है उसी की कंप्यूटर की तरह समझ लो, लेकिन ये सिर्फ एक पतला सा और इस तरह से जैसे कॉपी का कवर होते हैं, आप लोग देखे ही होंगे लैपटॉप, सभी लोग देखे होंगे, जानते होंगे। तो बस इसी तरह कवर उसका उठा करके, ढक्कन उठा करके और सारी चीज़ें उसी में हो जाती हैं, मतलब उसके लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद है ईमेल, इंटरनेट, तो इन सब चीज़ों के आविष्कार से जो है जनसंचार के क्षेत्र में बहुत ही तीव्र गति से क्रांति हुई है। मतलब लोगों के पास सूचनाएं बहुत ही सरलता से और बहुत ही कम समय में सूचनाएं पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से सब लाभान्वित होते हैं सरकार की, और एक दूसरे की सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में जानते हैं, एक दूसरे का हालचाल लेते हैं। बहुत सारे इस तरह के ऐप हैं, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जिस पर कि हम अपनी बातों को शेयर करते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं और दूसरे की बातों को भी जानते हैं। मोबाइल फोन, कृषि, कृषि के क्षेत्र में, कृषि मतलब खेती बाड़ी, कल मैंने बताया था इसके बारे में थोड़ा। सिंचाई के अलग अलग साधन, नई नई बीजों का निर्माण, नए नए रासायनिक उर्वरकों का निर्माण, और कटाई के, बुआई के सब अलग अलग तरह की मशीनें इजाद होने, मतलब नई नई मशीनें बनने के कारण जो हमारा कृषि का जो काम है वो बहुत ही सरल हो गया है, सुगम हो गया है, समय कम लगता है और अधिक से अधिक मात्रा में पैदावार प्राप्त होती है। इसे अच्छी उन्नत किस्म की बीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो कम भूमि में ही अधिक अन्न की प्राप्ति उपज होती है और वो हमें मिलता है। फिर है नए नए सिंचाई के साधन, तो सिंचाई के साधन करने से समय समय पर फसलों को पानी मिलता है, जिससे उनकी पैदावार अच्छी होती है। फिर उसके बाद बोने के लिए, बीजों को बोने के लिए अलग अलग तरह की कई प्रकार की मशीनें हैं। ये आप लोग जो है कृषि विज्ञान में भी सर आप लोगों को बताए होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, तो कृषि विज्ञान में ये सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद जो है जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसको काटने के लिए अलग अलग तरह की मशीनें, धान है, गेहूं है, उसको मतलब अलग करें, मतलब दाना अलग, भूसा अलग, उनकी छिलके अलग, ये सब करने के लिए भी अलग अलग तरह की कई मशीनें हैं। थ्रेसर मशीन है, या धान वाली जो मशीन होती है वो अलग। तो उससे जो होता है कम समय में ही हमारा अनाज जो है वो बिल्कुल अच्छे रूप में, मतलब कि बिल्कुल भूसा से और अपने छिलके से अलग होकर के हमारा दाना जो है जल्दी से हमें प्राप्त हो जाता है। पहले ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती थी, क्योंकि ये प्रक्रियाएं जो है बैलों के द्वारा या हाथ के द्वारा या मतलब कुछ छोटी मोटी मशीनों थी उसके द्वारा किया जाता था, इसमें बहुत समय लगता था। लेकिन अब ये काम बहुत ही आसान हो गया है। तो इसमें जो है अच्छे अच्छे अलग अलग प्रकार के ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, कई प्रकार के हल का निर्माण, फिर है ट्यूबवेल, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का निर्माण, फिर कीटनाशक दवाएं, फिर उन्नत कोटि के बीज, मतलब अच्छी क्वालिटी के, उन्नत मतलब
अच्छी क्वालिटी के बीजों का निर्माण। फिर है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक जिसको कि हम लोग अपनी आम भाषा में खाद बोल देते हैं, लेकिन वो खाद नहीं होता है। जो हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, यूरिया है, डाई है, पोटाश है, जिंक है, इस तरह के जो अलग अलग खाद हम लोग अलग अलग फसल में डालते हैं, तो उसको हम लोग खाद बोल देते हैं, लेकिन वो खाद नहीं होता है, वो रासायनिक उर्वरक होता है। इंग्लिश में इसको फर्टिलाइजर बोलते हैं। और खाद जो होता है वो हमारा इंग्लिश में उसको मैन्योर बोलते हैं। वो हमारी जो प्राकृतिक चीज़ों से तैयार होती है, जैसे हमारे घर के जो कूड़े कचरे हो गए, जैसे कूड़े कचरे में भी हमारा बचा हुआ भोजन हो गया, या सब्जियों के फलों के छिलके हो गए, और जानवरों से जो प्राप्त होता है गोबर, तो इन सब चीज़ों को मिला करके जो बनता है वो खाद होता है। और जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं आर्टिफिशियल जो बने होते हैं, उसको रासायनिक उर्वरक बोला जाता है, या उर्वरक। तो ये सब चीज़ें हैं। इन सब का प्रयोग करने से कीटनाशक दवाएं, मतलब कि जब हमारी फसल थोड़ी तैयार होती है तो उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना लगें और वो फसल को हमारे खराब ना करें, उससे बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है, जिससे फसल हमारी सुरक्षित रहती है। तो इन सब चीज़ों के निर्माण की वजह से कृषि के क्षेत्र में बहुत ही अधिक परिवर्तन हुआ है, जिससे हमें कम समय में अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। फिर है ईंधन। ईंधन के क्षेत्र में जैसे पहले सब लोग भोजन बनाने के लिए गोबर के उपले, कंडे या सूखी लकड़ियाँ, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जिनकी वजह से बहुत अधिक धुआं जो है वातावरण में फैलता था। उससे हमारी वायु भी प्रदूषित होती थी, समय अधिक लगता था, काम कम प्राप्त होता था और समय ज़्यादा लगता था। लेकिन जो है उसके बाद जैसे जैसे नए नए साधनों का निर्माण होने लगा, तो रसोई घर में जो है चूल्हे का स्थान जो है गैस ने ले लिया। उसके बाद स्टोव, पहले स्टोव आता था, स्टोव में जो है मिट्टी के तेल का प्रयोग करके भोजन बनता था, लेकिन उससे भी और ज़्यादा उन्नत कोटि का क्या है, हमारी रसोई गैस। तो रसोई गैस में एलपीजी गैस का इस्तेमाल होता है। एलपीजी मैंने ये आप लोगों को लिक्विफाइड, मैंने 6 में बताया है लेकिन भूल गए होंगे। पेट्रोलियम गैस, इसका ये फुल फॉर्म होता है एलपीजी का, इसको नोट कर लेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका हिंदी क्या मतलब होता है, द्रवीकृत। लिक्विफाइड, लिक्विड का मतलब होता है द्रव, जो द्रव की अवस्था में। और ठोस द्रव गैस, ये भी मैंने कक्षा 6 में बताया हुआ है, आगे की चैप्टर में फिर से आएगा हमारे। तो द्रव के रूप में गैस को, ये जो पेट्रोलियम गैस होती है, इसको द्रव के रूप में परिवर्तित करके सिलेंडर में भरा जाता है, इसलिए उसको द्रवीकृत बोला जाता है। मतलब कि गैस को द्रव के रूप में बदल के भरा जाता है सिलेंडर में, इसलिए इसको एलपीजी गैस बोलते हैं। तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। आप लोग इसका अनुभव भी कर सकते हैं, भरी हुई टंकी रहती है, उसको जब कभी हिलाकर देखोगे तो उसमें पानी की जैसे आवाज होती है कल कल, उस तरह की आवाज आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि उस सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ है। तो वो पानी, वो मतलब कि आवाज किसकी होती है, वो गैस जो द्रव के रूप में बदला है वो सिलेंडर के अंदर होता है। उसको इतने उच्च दाब पे, मतलब कि प्रेशराइज करके उसको सिलेंडर में भरा जाता है कि वो गैस जो है द्रव के रूप में बदल जाती है और सिलेंडर के अंदर पैक हो जाती है वो। तो इसीलिए इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। इससे भोजन बनाते हैं और भी कुछ कई काम होते हैं। उसी तरह से गाड़ी वगैरह जो होती है, हमारे जो साधन होते हैं, उसमें ईंधन के रूप में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, डीजल का इस्तेमाल होता है। तो इन सब मिट्टी का तेल, इन सब ईंधनों के प्रयोग से हमारी जो कम समय में हमें अधिक से अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त होता है। फिर है चिकित्सा के क्षेत्र में।
तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी कल मैंने थोड़ा सा बताया था कि पहले जो होते थे वैद्य लोग नब्ज चेक करके, हमारे हाथों की जो नब्ज होती है उसको चेक करके बीमारी का पता लगा लेते थे, उसी के अनुसार जड़ी बूटियाँ दे देते थे, सभी लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन अब जो है अब के समय में बहुत सारी नई नई मशीनों का निर्माण हुआ है, जो कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ी है, सारी अंगों का पता, हर अंग में कौन कौन सी बीमारी लगी है उसका पता लगाने के लिए अलग अलग तरह की मशीनें हैं सारी चीज़ों के लिए। तो इसमें है एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, सोनोग्राफी मशीन, फिर है स्कैनर। तो ये अलग अलग तरह की मशीनें हैं जो कि शरीर में अलग अलग रोगों का पता लगाती हैं। तो डॉक्टर इन सारी मशीनों के उपयोग से हमारे शरीर के अंदर कौन सी गड़बड़ी है, क्या दिक्कत चल रही है उसका पता लगाते हैं और फिर उसके अनुसार उसका इलाज करते हैं। फिर इसके बाद है हानियां। अब ये सारे तो लाभ के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके बाद अब जानेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उत्पन्न हानियां। के विकास से हानियां। देखो, कोई भी वस्तु होती है उसके अगर कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानि भी जरूर होती है। किसी भी चीज का, कोई छोटी सी छोटी चीज हो चाहे बड़ी से बड़ी चीज हो, अगर उससे हमें फायदा मिल रहा है तो उसका कोई ना कोई नुकसान भी जरूर होता है। ये हमारे प्रयोग करने के ऊपर आधारित होता है कि हम उसका प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि गलत चीज़ों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसका परिणाम जो होता है कहीं ना कहीं मात्रा में हमें वो चीज़ें जब आवश्यकता से अधिक हो जाती हैं, अति, किसी भी चीज़ की जब अति हो जाती है यानी कि वो जब अधिक हो जाता है तो उसका कुछ न कुछ हानि भी हमें नज़र आने लगता है। कुछ समय के बाद, हो सकता है तुरंत ना समझ में आए, लेकिन कुछ साल जब बीतते हैं तो उसके बाद हमें समझ में आता है कि इन सब चीज़ों से हमें कुछ न कुछ मात्रा में हानि भी हुई है। तो इसी तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोग से हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो गया है, बहुत ही आरामदायक हो गया है, बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल गई हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ हानियां भी हुई हैं। तो हानि में सबसे पहले तो है प्रदूषण, कि अलग अलग तरह की मशीनें और ईंधनों का प्रयोग करने से, आवागमन सुगम होने से, मिलों में, फैक्ट्रियों में अलग अलग तरह की चीज़ों का निर्माण होने की वजह से हमारे वातावरण में प्रदूषण जो है बहुत ही अधिक मात्रा में फैल गया है। और ये सारे प्रदूषण अलग, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के अलग अलग रूपों में हमारे समाज, हमारे पर्यावरण में फैल चुका है। कृषि उपज बढ़ाने के लिए हम लोग जो अधिक से अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, ये सारे उर्वरक जो है हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को धीरे धीरे कम करने लगते हैं। क्योंकि ये उर्वरक क्या करते हैं, हमारी मिट्टी की पूरी जो शक्ति होती है उसको ये खींच करके पूरा पौधे को दे देते हैं। तो इसी तरह कई साल करते रहने से, जैसे 10 साल, 12 साल, 15 साल करते रहने से धीरे धीरे वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें जो प्राकृतिक तत्व उसमें होते हैं उसकी कमी होने लगती है, जिसकी वजह से उस मिट्टी में पैदावार धीरे धीरे कम होने लगती है। वायु प्रदूषण है, ढेर सारी गाड़ियों के निर्माण से, उसमें डीजल पेट्रोल के प्रयोग से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। इंसान जो है अलग अलग चिकित्सा दवाइयों का प्रयोग होने से जो है मृत्यु दर कम हो गई है, जन्म दर बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या वृद्धि, जब लोग बढ़ेंगे तो उनके लिए
उतने ही साधन भी जुटाने पड़ेंगे। तो इन सब साधनों को जुटाने के लिए फिर जंगलों की कटाई की जाती है। तो जंगलों की कटाई करने की वजह से वृक्ष जो है हमारी धरती पर से बहुत कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा वातावरण जो है, पूरा हमारा पर्यावरण का जो सिस्टम है वो पूरा गड़बड़ हो गया है। और उसकी वजह से अलग अलग तरह की कई सारी परेशानियाँ हो गई। जैसे जंगल में रहने वाले जो जंतु होते हैं उन्हें रहने के लिए आवास स्थान कम पड़ जाते हैं। तो जानवर जो होता है शहर की तरफ भागते हैं, वो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वो वर्षा करने में सहायक होते हैं। और जब जंगल कम हो जाएंगे तो वर्षा भी प्रभावित होगी, जिससे हमारी खेती प्रभावित होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मतलब प्रदूषण के रूप में प्रौद्योगिकी और विज्ञान का जो हानि है वो हमें नज़र आया है। तो इस वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। इसीलिए हमें संसाधनों का सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी अधिकता नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। लगभग हमारा अब ये लगभग क्या पूरा ही ये लेसन हमारा पूरा खत्म हो गया है। ये प्रदूषण सब अलग अलग तरह के, वायु प्रदूषण, इसको आप लोग पर्यावरण वाले लेसन में भी पढ़े होंगे। अलग अलग तरह के प्रदूषण कृषि में भी दिया है और गृह शिल्प में भी दिया है। तो इन सारे प्रदूषणों के बारे में भी आप लोग जानते हैं। मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो ये सारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से ये सारी हानियां हुई हैं, प्रदूषण के रूप में हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो अब जो है हमारा पहला पाठ खत्म हो गया। जितना भी चीज़ मैंने लिखवाया है इसको कॉपी में सभी लोग नोट करेंगे, इसी से पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग वीडियो देख लिया कीजिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें नोट कर लिया कीजिए और उसी के आधार पे पढ़ा कीजिए। और इसका जो अभ्यास प्रश्न है वो मैं कुछ समय के बाद बताऊंगी इसको कैसे करना है। हम लोग कॉपी बनाएंगे, कॉपी में किस किस तरह से करना है, क्योंकि अभी किसी के पास बुक नहीं होगा नया। अगली क्लास का जैसे आप लोग 6 में से 7 में आ गए हैं तो किसी के पास बुक नहीं होगी, इसीलिए मैं अभ्यास प्रश्न अभी नहीं जोर दे रही हूँ, उस पर नहीं करवा रही हूँ। सिर्फ जो लेसन है उसी को आप लोग पढ़िए, समझिए और अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए अब इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं नए पाठ के साथ।